एवरीवन, मैं अमित एल्बर्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द साहित्य में। मैं यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की सारे पेपर लाने वाला हूं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले आलोचना का अर्थ एवं स्वरूप। तो क्या बोल रहा है? आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति मूलतः लोच धातु में उपसर्ग आ तथा ल्युट अन्य प्रत्यय के योग से हुई है। भाई देखो, यहां पर इस लाइन में व्याकरण की कुछ चीजें हैं जो समझ लेनी बहुत जरूरी है। तो हम इस लाइन को बारीक तरीके से देखते हैं। ओके, देखिए क्या आया, बोल क्या रहा है। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति। सबसे पहले देखो, यहां पर हम बोल सकते थे आलोचना शब्द की उत्पत्ति, लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहां पर उत्पत्ति ही सबसे बेटर होगी। क्योंकि इसलिए कि यदि हम किसी खास चीज की वो पैदा कैसे हुआ, अगर हम उसके बारे में बात करें, यदि वो खास है तो हमको वहां पर उत्पत्ति नहीं व्युत्पत्ति लगानी होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो आलोचना खास है। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति मूलतः लोच धातु में। भाई ये जो धातु है ना, ये हो गया भर्ब, ये आपका भर्ब है। तो आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति मूलतः लोच धातु में, लोच भर्ब में उपसर्ग आ तथा ल्युट अन्न प्रत्यय के योग से हुई है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी इसमें क्या खास है? उपसर्ग और प्रत्यय। ये दोनों हम समझ लेंगे तो हमें शब्दों की बनावट यानी कि मैकेनिज्म समझ में आने लगेंगे कुछ कुछ हद तक। चलिए समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? कोई भी अक्षर किसी शब्द या वाक्य के आगे लग के यदि उसका कोई सार्थक रूप दे दे या तो फिर उसको एक सार्थक शब्द बना दे तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? यदि कोई शब्द, यदि कोई अक्षर किसी वाक्य के अंतिम में लग के उसको सार्थक बना दे तो वो प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है? आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति लोच धातु में, यहां वर्ब क्या है? लोच। तो हमको इसके आगे पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाना। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये देखिए, ये आपका हुआ लोच। ठीक है, अब करना क्या है कि इस लोच में हमको उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। तो क्या हुआ कि इसमें उपसर्ग आ लगा। ठीक है, इसमें उपसर्ग आ लगा और प्रत्यय अन, और प्रत्यय क्या लगा? अन। तो फिर देखिए क्या हुआ, इसको मिलाइए, आ लोच ना, इन सबों से मिलाकर कौन सा क्या बना? आलोचना। तो क्या हुआ कि संस्कृत शब्दकोश के अनुसार लोच शब्द का अर्थ देखना होता है। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार लोच शब्द का अर्थ देखना होता है। तो स्पष्ट है कि किसी वस्तु या रचना का समय के हिसाब से विवेचन अथवा जांच या मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है। हिंदी में आलोचना के वैसे देखा जाए तो हिंदी में आलोचना के संकुचित अर्थ को ध्यान में रखते हुए समालोचना शब्द का अधिक प्रचलन देखने को मिलता है। भाई पहले मेरे कहने का मतलब ये यहां पे हो रहा है कि पहले जो ये आलोचना शब्द का प्रयोग होता था, इसका संकुचित रूप में इसका अर्थ निकलने लगा। मतलब क्या कि आलोचना सिर्फ दोषारोपण के लिए था। लोग समझते थे कि यदि सपोज कि आप किसी रचना पर आलोचना करते हो, ठीक है, तो लोग क्या समझेंगे कि आलोचना का मतलब सिर्फ दोष निकालना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आलोचना का शब्द का यही पर्यायवाची है इसका समालोचना। ठीक है, इसका ये समालोचना हो गया। तो आलोचना का प्रयोग ना हुआ और क्या होने लगा? समालोचना का प्रयोग शुरू होने लगा। देखते हैं क्या है कि तो हुआ क्या कि आलोचना और समालोचना दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। ये जो आलोचना और ये जो समालोचना है ना, वो दोनों समानार्थक
शब्द हैं। तो इसमें क्या हुआ, परंतु कुछ लोगों ने आलोचना को दोषारोपण के अर्थ में, मैंने क्या कहा, दोष के रूप में, और फिर क्या बोल रहा हूं, दोषारोपण के लिए। तो लोग सिर्फ आलोचना को दोषारोपण के अर्थ में ग्रहण कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, तो ये तो सही नहीं ना भाई। तो क्या हुआ कि इसके दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए हमने समालोचना शब्द लाया। विद्वानों ने समालोचना शब्द का प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से किसी रचना के गुण दोष का समान रूप से मूल्यांकन करने के लिए समालोचना शब्द का ही अधिमान दिया जाने लगा। मतलब क्या कि देखो, आलोचना तो सिर्फ गुण के लिए था, लेकिन ये इसका पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, समालोचना। वो क्या हुआ कि जब समालोचना का प्रयोग होने लगा तो फिर क्या हुआ कि समालोचना का मतलब होने लगा कि गुण और दोष रचना में दोनों देखे जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आलोचना से समालोचना कैसे हुआ, ठीक है। और इसी के संदर्भ में एक बात आती है कि सबसे पहले आलोचना आया, ठीक है, उसके बाद क्या आया, समालोचना। अब ये हुआ ना कि समालोचना को भी छोड़ करके अभी इसका पर्याय शब्द दूसरा है, क्या है वो, समीक्षा। अब समीक्षा शब्द का प्रयोग आने लगा है। तो समीक्षा शब्द का एक संस्कृत वाक्य है जो बताता है कि समीक्षा आखिर है क्या। वो बताता है कि समीक्षा आखिर है क्या। देखिए समीक्षा क्या है, ये है आपका, ये है आपका समीक्षा। क्या बोल रहा है, अंतर्भाष्य अवान्तरार्थ विच्छेदस्य समीक्षा। देखिए ये जो संस्कृत का शब्द है ये गागर में सागर जैसा है। हाँ, संस्कृत के शब्द गागर में सागर जैसे होते हैं। देखिए ये बोल क्या रहा है, ये शब्द बोल क्या रहा है, अर्थात मतलब कि किसी रचना के गुण दोष तक सीमित न रहकर, ये समीक्षा का मतलब बता रहा हूं, किसी भी रचना के गुण दोष तक सीमित न रहकर जब उसकी आंतरिक प्रकृति तथा विशेषता की छानबीन की जाए, सीमित ना रहकर जब उसकी आंतरिक प्रकृति अथवा विशेषता की छानबीन की जाए तब उसे समीक्षा कहा जाता है। काव्य शास्त्रीय विवेचन भी आलोचना का ही एक अंग है। काव्य शास्त्रीय विवेचन भी एक आलोचना का अंग ही है। तो हमने अभी तक यहां सब ये जाना कि आलोचना का अर्थ और स्वरूप क्या था। अब हम लोग जानेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ये बोल क्या रहा है, वास्तव में किसी भी भाषा के उद्भव के साथ ही उसकी आलोचना का उद्भव मानना चाहिए। वाह, वास्तव में किसी भी भाषा के उद्भव के साथ ही उसकी आलोचना को उद्भव मानना चाहिए, परंतु जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशेषकर काव्य का मूल, परंतु क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर हम लोग कुछ कुछ लाइन कोट करेंगे, ठीक है। वास्तव में किसी भी भाषा के उद्भव के साथ ही उसकी आलोचना का भी उद्भव मानना चाहिए, परंतु जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशेषकर काव्य का मूल संस्कृत काव्य से सटा हुआ है। देखिए हिंदी साहित्य जो है ना, वो बोल कह रहा है कि हिंदी साहित्य संस्कृत काव्य से सटा हुआ है। उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी साहित्य संस्कृत काव्य से सटा हुआ है, उसी प्रकार हिंदी आलोचना भी संस्कृत आलोचना से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य संस्कृत काव्य से सटा हुआ है, उसी प्रकार हिंदी आलोचना भी संस्कृत आलोचना से जुटी हुई है। तो ये है इन दोनों का रिलेशन, ये इन दोनों का रिलेशन है। फिर भी इसे पूर्णतः संस्कृत से जुड़ा हुआ ही मान लिया जाए तो अन्याय होगा। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि भाई हम कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य संस्कृत काव्य से सटा हुआ है, तो सटा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि घुल मिल गया है।
सटा का मतलब बस नजदीक है। तो इसलिए यहां पर वो हुआ ये कि फिर भी इसे पूर्णतः संस्कृत से जुड़ा हुआ ही मान लिया जाए तो अन्याय होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन हिंदी आलोचना संस्कृत के काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई है। समझे? अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये कैसे है। हाउ हिंदी आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप हमें आदिकालीन हिंदी आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप हमें आदिकालीन साहित्यकार विद्यापति की रचना में उपलब्ध हो जाता है। भाई अब देखो, यदि मैं यहां पर आपको यह बताऊं विद्यापति, तो देखो क्या बोल रहा है कि हिंदी आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप हमें आदिकालीन साहित्यकार विद्यापति की रचनाओं में उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, तो सपोज कि यदि हमें विद्यापति का जीवन, ठीक है, उनका जन्म मालूम हो जाए तो हम आलोचना का सटीक कुछ लगभग सटीक तो नहीं बोल सकते, लगभग कुछ निकाल सकते हैं कि आलोचना कहां से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये जो है ना विद्यापति, तो यहां से माना जाता है कि विद्यापति की एक रचना थी कीर्तिलता, ठीक है, कि वहां से हिंदी आलोचना का उद्भव होना शुरू हो गया था, यहां से शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि जब ये जो आदिकालीन, भक्तिकालीन और रीतिकालीन हिंदी आलोचना संस्कृत के काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई थी ना, देखो फ्रेंड्स, हिंदी आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप हमें हिंदी आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप हमें आदिकालीन साहित्यकार विद्यापति की रचना में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि विद्यापति की एक रचना थी कीर्तिलता, ठीक है, वो पटना से प्रकाशित हुई थी, उनकी जो रचना है वो पटना से प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी आलोचना के क्रमिक विकास को समझने के लिए साहित्य को विभाजित करके हम समझते हैं। हिंदी आलोचना को समझने के लिए हमको साहित्य को विभाजित करके समझना होगा। ये रहा, तो हम लोग अब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या है आदिकालीन आलोचना, क्या है भक्ति काल में आलोचना का स्वरूप क्या था, रीति काल में आलोचना का विकास कैसे हुआ, और फिर आधुनिक काल में माने कि अभी आलोचना का विकास क्या है और ये कैसे चल रहा है, देखते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आदिकालीन आलोचना के बारे में। देखो, इसके बारे में ये बात बहुत सत्य है कि आदिकालीन एवं भक्तिकालीन रचनाओं में किसी स्वतंत्र चिंतन के संकेत नहीं मिलते हैं। भैया ये बोल रहे हैं कि आदिकालीन में, ये बोल रहे हैं कि आदिकालीन रचनाओं में आपको स्वतंत्र चिंतन, एक मिनट देखिए, अगर शुरुआत में क्या था कि आप किसी भी रचना पर विचार भी डालो ना तो उसको आलोचना बोला जाता था। ठीक है, तो ये उसी के संदर्भ में यहां पर बात आ रही है ना कि आदिकाल एवं भक्तिकालीन रचनाओं में किसी स्वतंत्र चिंतन के संकेत नहीं मिलते थे, परंतु कुछ कवियों की रचनाओं में उनकी आलोचनात्मक दृष्टि तथा काव्य सिद्धांत संबंधी विचार अवश्य मिलते थे। ठीक है, हम मान लिए कि सपोज कि आदिकालीन और भक्तिकालीन रचनाओं में स्वतंत्र चिंतन के संकेत नहीं मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कुछ कवियों के तो उनको उनकी रचनाओं में कुछ कुछ तो दृष्टि मिल ही रही था ना। जैसे कि ये हो गए विद्यापति, हो गए विद्यापति का जन्म हुआ था ये 1352 में और मृत्यु 1458 में। ये लगभग में है, आपको कहीं पे सटीक नहीं मिलेगी। 1352 में हुआ इनका जन्म और मृत्यु 1498 में। तो क्या हुआ कि जब उनकी कुछ कुछ कवियों के रचनाओं में आलोचना की दृष्टि मिल ही रही थी ना, तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय ऐसे ही दी थी। देखते हैं हम लोग, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की एक दृष्टि थी इन्हीं के बारे में। वो क्या बोलते थे कि भैया उनका अवमूल्यन कदापि नहीं किया जा सकता। इनका कहना था उनका अवमूल्यन कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाव आलोचना के विशाल प्रसाद की नींव के रूप में वह महत्वपूर्ण है।
ठीक है, ये क्या कह रहे थे कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी अपना मत प्रस्तुत किया और ये क्या बोल रहे थे कि इस काल की अप्रत्यक्ष आलोचना का नकारा नहीं जा सकता। इस काल की अप्रत्यक्ष आलोचना को नकारा नहीं जा सकता। उनका मत है कि उनका अवमूल्यन कदापि नहीं किया जा सकता। आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, मैं अच्छे से बोल देता हूं। उनका क्या मत था, वो कहते थे कि इस काल की अप्रत्यक्ष आलोचना को नकारा नहीं जा सकता। उनका मत है कि उनका अवमूल्यन कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलोचना के विशाल प्रसाद की नींव क्योंकि आलोचना के विशाल प्रसाद की नींव के रूप में वह महत्वपूर्ण है। भाई, विद्यापति का एक संदर्भ, इसमें क्या था, इसमें एक और बात क्या आती है कि विद्यापति का एक संदर्भ इस काल की आलोचना का, इस काल की आलोचना का विद्यापति, जो विद्यापति है ना, वो इस काल की आलोचना का, तो विद्यापति की रचना जैसे मानी जाती है, तो ये बात तो लाजमी हो जाती है कि विद्यापति अगर कोई भी बात इसके संबंध में कहेंगे तो वो तो मानी जाएगी, ये तो सदा मानी ही होगी ही। फिर क्या हुआ कि विद्यापति ने अपनी एक प्रसिद्ध रचना कृतिलता में आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए कहा कि, देखिए क्या कहा, काव्य तो आप नोट कर सकते हैं, काव्य तो लोक हृदय के आह्लाद कारक वस्तु है। काव्य तो लोक हृदय के लिए आह्लाद कारक वस्तु है। दुर्जनों के उपहास से इसकी आभा कभी मलिन नहीं पड़ सकती। वाह, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। काव्य तो लोक हृदय माने काव्य तो लोगों के हृदय की खुशी का कारक वस्तु है। काव्य से, अब ऐसे मान लो ना, जब हम लोग काव्य पढ़ते हैं तो हम भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं, वो भावना चाहे जिस तरह से हो। तो बोल रहे हैं कि काव्य तो लोक हृदय के लिए आह्लाद का कारक वस्तु है। दुर्जनों के उपहास से इसकी आभा माने इसका चेहरा, इसका शरीर कभी खराब नहीं पड़ सकती है। और मैंने अभी जितनी भी बातें कही उसका पीरियड क्या था, उसका पीरियड था आदिकालीन आलोचना में 650 से 1350 एडी, 1350 ईस्वी। आदिकालीन आलोचना का समय था 650 से 1350 एडी। ये आदिकालीन आलोचना का पीरियड था। तो अब हम लोग बात करते हैं भक्ति काल में आलोचना का स्वरूप कैसा था। हमने क्या कहा, इसका पीरियड क्या था, 650 से 1350, ठीक है, ये आदिकाल का पीरियड था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भक्ति काल के पीरियड पर। ये क्या पीरियड है, 1350 से 1650 एडी में, ठीक है। तो देखते हैं इस काल में आलोचना का स्वरूप कैसा रहा। तो इस काल में हिंदी आलोचना का अधिक विकास दिखाई नहीं देता है। भक्ति काल में क्या हुआ ना कि हिंदी आलोचना का अधिक विकास दिखाई नहीं देता है, न ही इस काल में आदि काल की तरह किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना हुई। फिर भी फिर भी यह तो सत्य है कि अनेक कवियों के काव्य में काव्य सिद्धांत से संबंधित बड़ी विशद चर्चा अवश्य देखने को मिलती है। इन कवियों ने बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से इनकी बहुत ही कठिन कठिन विषयों पर अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए, जो हिंदी साहित्य की आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। तो बहुत सारे भक्ति काल में कवि हुए थे, बड़े महान महान कवि हुए थे, जैसे कि जायसी हो गए। एक मिनट, आपने पद्मावत मूवी देखी है, जो अब कुछ महीने पहले रिलीज हुई थी? ये इन्हीं की रचना थी, मलिक मोहम्मद जायसी की, जो भक्ति काल के कवि थे। सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, रहीम हो गए, नंददास, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो भक्ति काल के थे। और इन सारे कवियों की रचनाओं में इस आलोचना का आरंभिक स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा।
तो हमने जब सबसे पहले जायसी की बात की तो क्या हुआ कि जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत, ये देखो ये पद्मावत बड़ी अच्छी मूवी थी, अच्छी लगी थी, पर कुछ कुछ सीन यहां से काट लिए गए थे। तो जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत में काव्य रचना के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि काव्य का रचना का उद्देश्य यश अथवा कीर्ति मुख्य है। उन्होंने संस्कृत आचार्यों की ही तरह पद्मावत में भी यश की कामना की है। जो आचार्य दंडी, ये आचार्य दंडी और एक हुए आचार्य वामन, ये बहुत बड़े आचार्य थे। आचार्य दंडी और आचार्य वामन ये संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य थे। इनके सिद्धांत आज भी बहुत माने जाते हैं, ये कारगर भी हैं। हाँ भाई, कैसे ना हो। तो क्या है कि इसी काल के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास, मूर्धन्य कवि कहने का मतलब सोना कवि, बहुत ही सोना कवि। इस तरह इसी काल के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में कितने खंड है? यदि आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। तो रामचरितमानस में काव्य रचना के उद्देश्य को अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया। और क्या बोल रहे थे कि उन्होंने साहित्यिक रचना को लोकहित में जोड़कर देखा। ये जो तुलसीदास थे ना भाई, ये तो बहुत बड़े थे। जब ये कवि हुए तो एक क्या होता है, ये अमर हो गए रामचरितमानस की रचना से। इन्होंने साहित्यिक रचना को लोक हित से जोड़कर देखा। उन्होंने एक पंक्ति भी इसके बारे में कही जो बहुत ही अच्छी लगती है। वो पंक्ति क्या है? कीर्ति भनिति भली सोई सुरस रिसम सब कहाँ हित होई। वाह! इसी प्रकार ये जो पंक्ति है बहुत ही अच्छी पंक्ति है। इस प्रकार एक और स्थान पर भी तुलसी ने कुंतक की वक्रोक्ति, ये सिद्धांत है भैया, कुंतक की वक्रोक्ति का सिद्धांत है, कंफ्यूज मत होना। इस प्रकार एक स्थान पर भी तुलसी ने कुंतक की वक्रोक्ति के अनुरूप ही शब्दार्थ की व्यंजना में अर्थ शक्ति के समावेश की चर्चा की है। जरा देखते हैं क्या चर्चा की है। गिरा अर्थ जल बीची सम कहीं हत भिन्न न भिन्न। तो ये था भक्ति काल में आलोचना का स्वरूप। अब हम देखते हैं रीति काल में आलोचना का विकास कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि रीति काल में आलोचना का विकास कैसे हुआ, देखते हैं। तो रीति काल का टाइम पीरियड था 1650 से 1857। जरा बताइएगा 1857 में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सी क्रांति हुई थी? तो हम लोग बात करेंगे अभी रीति काल में आलोचना का विकास। तो वही क्या हुआ ना रीति काल में, कि रीति काल में काव्य सिद्धांतों या काव्यांगों, देखिए मेरे कहने का मतलब है काव्यांगों का मतलब काव्य के अंग। रीति काल में काव्य के सिद्धांतों या काव्य अंगों का, उनके काव्य के अंगों का विवेचन करने वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि रीति काल आलोचना के लिए बहुत ही विकास के लिए अच्छी काल रही होगी। ठीक है, तो रीति काल में काव्य सिद्धांतों या काव्यांगों का विवेचन करने वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं, किंतु वास्तव में केशवदास, आप लोग केशवदास को जानते हैं, एक बार इन्हें जरूर पढ़िएगा। वास्तव में केशवदास को इस काल का सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात करने वाला कहा जाए तो, देखो भैया, अगर हम केशवदास को इस काल की, माने कौन सी काल, रीति काल की सैद्धांतिक आलोचना को सूत्रपात करने वाला कहें तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी, मतलब कोई बढ़ा चढ़ाकर बात बोलने वाली नहीं होगी। तो इस बात से क्या स्पष्ट हो जाता है कि रीति काल में आलोचना का सूत्रपात किसने किया? केशवदास ने। किन्होंने किया? केशवदास ने रीति काल में आलोचना का सूत्रपात किया।
फिर क्या हुआ कि कवि पद्माकर को भी इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी कही जा सकती है। अब देखिए हमने क्या कहा कि सूत्रपात कहाँ से हुआ, सूत्रपात कहाँ से हुआ, केशवदास से, और अंतिम कड़ी क्या हो गई इसकी, पद्माकर। तो इस काल के प्रमुख आलोचना ग्रंथों में जैसे कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, केशवदास की रचनाएं तथा चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु, चिंतामणि की एक रचना है कविकुल कल्पतरु, रसमंजरी, पिंगल, और देव की भी है रसविलास, भावविलास, शब्द रसायन, भिखारी, और ये बहुत बड़ी है ये, भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, और पद्माकर की जग विनोद तथा मतीराम की ललित ललाम रसराज प्रमुख है। ये मैंने कुछ रचनाओं के नाम लिखे, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके और इनके रचनाओं के नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अतिरिक्त अन्य और भी आलोचनात्मक रचनाएं उपलब्ध हैं। ये सारे आलोचनात्मक रचनाएं थी केशव दास से लेकर के और ये पद्माकर के बीच, इनके बीच के पीरियड में ये सारी रचनाएं आलोचनात्मक रूप से आई। ठीक है, तो कुलपति मिश्र और सोमनाथ, रसिक गोविंद, ग्वाल कवि और भी बहुत सारे प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं और भी आई थी, जिन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे लेखक भी हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से सैद्धांतिक आलोचना को आधार बनाकर आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की। तो हम लोग अभी क्या देखे, हम लोगों ने क्या देखा, आलोचना का विकास क्या हुआ आदि काल में, फिर भक्ति काल में कैसे हुआ, और रीति काल में इसका विकास कैसे हुआ, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल में आलोचना का विकास। हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल में रचना का विकास कैसे होता है। तो किसी भी काल में हुई बातों को या परिस्थितियों को या रचनाओं को समझने के लिए या तो उसकी बनावट को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी पड़ता है कि हम उसके पीरियड को जान लें। तो आधुनिक काल कहां से शुरू होता है, 1857 1857 से आधुनिक काल में आलोचना का विकास, यहीं से एक आंकड़ा है वहीं से माना जाता है, एडी से। ठीक है, तो क्या हुआ इस काल में, इसका टाइम पीरियड था 1857 से अभी तक। अब जितना भी चल रहा है ना वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो क्या है इस काल में भी भैया, आधुनिक काल में भी हिंदी आलोचना का समुचित विकास देखने को मिलता है। हाँ होगा ही ना, इस काल में भी हिंदी आलोचना का समुचित विकास देखने को मिलता है। इस काल की आलोचना की खास बात सबसे ये है भाई, देखो ये जो आधुनिक काल है ना, ये जो आधुनिक काल है इसकी सबसे खास बात इसमें क्या देखने को मिलता है कि रीतिकालीन आलोचना से पद्धति क्या, वो देखियो इस काल में रीतिकालीन आलोचना पद्धति से निकलकर नए मार्ग की ओर प्रशस्त होती दिखाई देती है। मतलब आधुनिक काल में रचना का एक नया मार्ग, एक नया वे सामने निकल कर आता है। इसके मुख्य कारण गद्य का आविर्भाव। अब देखो यहां गद्य समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। तो जो लिखा जाता है, जो लिखा लिखी में लिखा गया, जैसे कि आप लिख रहे हो, कोई चीज जानबूझ के लिख रहे हो, कुछ समझ के लिख रहे हो, तो वो गद्य। और जो ऐसे ही मतलब भावनात्मक रूप से लिखा जाए तो वो कविता है। कविता को आप समझ के नहीं लिख सकते, वो भावनात्मक होती है, इसलिए कविता श्रेष्ठ होती है। ठीक है, तो गद्य में क्या हो, जैसे उपन्यास की रचना और बहुत सारी रचनाएं हैं जिसको समझ बूझ के कर सकते हैं। जो लिखा लिखी में लिखाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गद्य। और जो भावनात्मक रूप से लिखा जाए वो क्या हो गया, पद्य। तो क्या है देखते हैं कि इसके मुख्य कारण गद्य का आने से आविर्भाव, इनके प्रकट होने, पत्रिकाओं का प्रचलन, पाश्चात्य समीक्षा जगत से संपर्क तथा पाठकों में चेतना का विकास हो सकता है। इस तरह से यदि हम देखो क्या करें, हम लोगों ने क्या किया कि अभी भी हम लोग अगर ये करें कि पत्रिकाओं का प्रचलन बढ़ाएं, या तो फिर ये तो बढ़ ही रहा है, ये तो हो ही गया है, पाश्चात्य समीक्षा जगत से संपर्क करें। ठीक है, समीक्षा जगत से संपर्क करें तथा पाठकों में चेतन का विकास हो सकता है। अगर हम इस तरह से बात करें तो पाठकों में, हम लोगों में, आप लोगों में इस तरह का चेतना का विकास हो सकता है। अब देखो आधुनिक काल की ये जो इसमें आलोचना का विकास हुआ, ये बहुत ही बृहद पैमाने में है। हम लोग अगले भाग में, ये भाग 1 था इसका, ये पार्ट 1 था, हम लोग
पार्ट 2 में जानेंगे कि आधुनिक काल में आलोचना का विकास। देखो, मूल रूप से आधुनिक काल को आलोचना के लिए 4 युगों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्वेदु युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इन चारों युगों में आलोचना का विकास कैसे कैसे हुआ, हम लोग ये समझेंगे। चूंकि हम लोग ये बात पहले ही कह दी थी ना कि आलोचना है वो रीति काल से उठ करके आधुनिक काल में एक बहुत अच्छा वे से आया था, एक नए मार्ग से आया था। ये आलोचना एक नए मार्ग से आया। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।